हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई कहानी में। कमला जी जैसे ही किचन की तरफ बढ़ी तो उनके पैर वहीं ठिठक गए। अपने बेटे बहू की बातें सुनकर कमला जी के होश उड़ गए। अपने पति के जाते ही इतने जल्दी रंग बदल लिए। बेटे बहुएं ने जो माँ उन्हें रजाई में बाहर एक कदम भी नहीं रखने देती थी, वहीं बच्चे अपनी माँ को इस कड़कड़ाती ठंड में घर से बाहर निकालने की प्लानिंग कर रहे हैं। तभी अंदर से बहू की बेशर्म की तरह हंसने की आवाज़ आई तो कमला जी का खून खोल उठा। तभी खुद को संभालते हुए वो एक कठोर निर्णय पर पहुंची और जैसे ही कमला जी उनके सामने आई, देख बेटे बहू के होश उड़ गए। बड़ा बेटा लड़खड़ाती हुई आवाज़ में बोला, माँ यह सब क्या है? आपने इन सबको क्यों बुलाया है? हाँ माँ जी, हम तो बस आपके कमरे में आपको ज़रूर सामान इकट्ठा कर रहे थे, आपको अपने साथ ले जाने की तैयारी कर रहे थे। तभी एक चटाक की आवाज़ से बड़ी बहू भौचक्की रह गई। खबरदार, अगर अपने मुंह से मुझे माँ कहा तो। माँ आपने सीमा को कैसे मारा? बड़ा बेटा कमला जी पर चिल्लाते हुए बोला। तो कमला देवी ने एक तमाचा अपने बड़े बेटे के गाल पर जड़ दिया। शर्म आती है मुझे तुम लोगों को अपना बेटा बहू कहने पर, लेकिन बस अब और नहीं, अब तुम लोगों को सबक ज़रूर मिलेगा। ताकि और माएँ अपनी ममता में अंधी होकर अपने बेटे से धोखा ना खा सकें। और वो अपने अतीत को याद करने लगी। अरे कमला जी, आपको कितनी बार कहा है इतनी ठंड में बाजार सब्जी लेने मत जाया करो, तुम्हारे घुटनों का दर्द फिर से बढ़ गया तो मुझे ही तकलीफ उठानी पड़ेगी। बाजार से भाजी लेकर आती हुई कमला जी को राम लखन जी डांटते हुए बोले, तुम सुन भी रही हो मैं क्या कह रहा हूँ? इस बुढ़ापे में मैं ही अब तुम पर बोझ बन गया हूँ। भगवान उठा क्यों नहीं लेता मुझे? आप ऐसा मत बोलिए जी, एक आप ही का तो सहारा है जो मेरी सांसें चल रही हैं। और आप मेरी चिंता मत कीजिए, तुम मेरी बात मानती क्यों नहीं हो? कितनी बार कहा है कि एक नौकरानी रख लो, पर तुम सुनती कहाँ हो मेरी एक भी बात? राम लखन जी नम आंखों से बोले, कैसे विश्वास कर लूं पराए लोगों पर? हम तो अपने खून से ही विश्वासघात खाए हुए बेटे हैं। कहने को 3 बेटे हैं, पर एक भी हमें अपने पास रखने को तैयार नहीं है। अपना पेट काट काट कर तीनों को पढ़ा लिखा कर काबिल बनाया। बेटे तो बड़े अफसर बन गए, पर आज देखूं तो मन कुंठित हो जाता है कि अपने बेटे अपने माता पिता को अपने साथ नहीं रखना चाहते। यह कैसी विडंबना है। बचपन में भी जिन बच्चों की आंख में आंसू नहीं आने दे, आज वही बुढ़ापे में हमें खून के आंसू रुला रहे हैं। ईश्वर की भक्ति में क्या कमी रह गई जो उन्हें अपने हमें माता पिता बनने का सुख तो दिया, पर संतान के द्वारा प्यार और सम्मान का सुख हमें नहीं दे पाए। शायद यह हमें ही पिछले जन्मों के कर्मों का फल है। कमला जी बोली तो राम लखन जी की आंखों में झरझर आंसू बहने लगे। आप अपना मन मत बुझाइए जी, वरना आपकी फिर से तबीयत खराब हो जाएगी। कैसे शांत हो जाऊं? कमला, मेरे जाने के बाद तुम्हारा कौन ध्यान रखेगा? आप ऐसा मत बोलिए। और जिन लोगों की कोई संतान नहीं होती वह भी तो अकेले रहते हैं। कमला जी ने राम लखन जी का हाथ पकड़ते हुए कहा और अपने अतीत में चली गई। जब वह बारी बारी से बेटों के घर रहने के लिए गई, उस दिन बड़ी बहू ने सदनाते हुए बोली थी, अपने माँ बाबूजी को मजले भैया के घर क्यों नहीं भेज देते हो? मैंने इनका ठेका नहीं ले रखा है। बाकी दोनों देवरानियाँ तो ऐसे कर रही हैं और इन
बूढ़े बूढ़ियों की सेवा में लगी रहती हैं। इनके यहाँ रहने से मेरा जीना मुश्किल हो जाता है। दोनों दिन भर मुझ पर हुक्म चलाते हैं और मैं इनके आगे पीछे पूरे दिन घूमते रहती हूँ। मुझे भी कुछ दिनों के लिए आज़ादी चाहिए और खर्चे का तो कोई अता पता नहीं है। महीने भर का बजट बिगड़ जाता है। इनकी दवाइयाँ और फल सलाद इतने महंगे आते हैं, कभी जूस बना कर दो तो कभी दलिया बना कर दो। यही काम करते रहें। पूरे घर का खाना भी बनाओ, फिर आपके बाबूजी के लिए अलग से खिचड़ी दलिया बनाओ। मैं क्या आपकी सारी उम्र इसी रसोई में गुजारूं? मेरी अपनी कोई ज़िंदगी भी है या नहीं? अपनी पत्नी सीमा की बातें सुनकर संजय खुद बेचैन हो रहा था। एक तरफ उसे ऑफिस जाना था और दूसरी तरफ सुबह सुबह सीमा की चिक शुरू हो जाती थी। माँ बाबूजी जब भी रहने आते वह बहुत चिड़चिड़ी हो जाती और उसका मूड भी थोड़ा ख़राब हो जाता है। कभी वह बच्चों पर गुस्सा करती तो कभी अपने पति संजय पर चिल्लाती रहती। उन सब पर डाल कर वो अपने सास ससुर को ही सुनाती। अब बेचारे उनकी भी मजबूरी थी, वह भी कहाँ जाए, उनकी भी उम्र हो चुकी थी। आय का कोई जरिया नहीं था। जिस बेटे बहू के घर रहने जाते थे वहीं उन्हें दुनिया भर के ताने सुनाती रहती। दिन भर उन दोनों के लिए काटना मुश्किल हो जाता। सीमा के साथ कमला देवी जी को घुटनों में दर्द रहता और ससुर जी राम लखन जी को भी उठने बैठने में परेशानी होती थी। उन दोनों के घर में इसी तरह बैठे रहने से वो चिड़चिड़ी हो जाती और अनाप शनाप कुछ भी बोलते रहती थी। दोनों दम मजबूर थे। अब बुढ़ापा आ गया था। खाने पीने को, पहनने को, जीने को दवाइयाँ भी चाहिए थी। उसका भी नंबर बंधा हुआ था। जिस बेटे के घर 4 महीने रहेंगे उनका पूरा खर्चा वही उठाएगा। अब राम लखन जी बेटे अखबार पढ़ लेते थे, पर उनका चश्मा टूटे हुए 7 दिन हो गए थे। राम लखन जी ने जब अपने बेटे से चश्मा बनवाने के लिए कहा तो सीमा ने उन्हें साफ मना कर दिया, क्योंकि वह थोड़े ही दिनों बाद मंझले बेटे के पर जाने वाले थे, तो वही चश्मा बनवा देगा। वैसे 4 महीने से ऊपर हो गए थे, इसलिए सीमा जुझला रही थी। मंझले बेटे अंजलि को घूमने जाना था, तो वह चला गया और इधर कमला देवी और राम लखन बाबू के 3 बेटे थे, संजय, अंजनी और सौरभ। तीनों एक ही शहर में अपने अपने परिवार के साथ रहते थे। दोनों ने मिलकर दोनों बेटों ने अच्छे से परवरिश की, उन्हें पढ़ाया, काबिल बनाया। राम लखन जी की कोई सरकारी नौकरी तो नहीं थी, इसलिए प्राइवेट नौकरी में ही छोटे बड़े कर्ज से बच्चों को पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया था। उन्होंने अपने घर में अपने माता पिता, पति पत्नी और 3 बच्चों को अच्छे से रखा। वह दिन रात की जोड़ तोड़ मेहनत करते थे ताकि परिवार चला सके। जैसे तैसे उन्होंने अपने माता पिता की भी सेवा की और बच्चों के भी खर्चे उठाए। यह बात अलग थी कि इसी कारण वह अपने खुद के लिए कुछ नहीं रख पाई। अपनी नौकरी की सारी बचत उन्होंने अपने बच्चों की पढ़ाई और करियर पर खर्च कर दी। उन्हें याद है जब बड़े बेटे संजय की नौकरी लगी थी तो उन्होंने अपने आस पड़ोस में मिठाइयाँ बांटी थी। संजय की नौकरी लगते ही उसके लिए रिश्ते आने लगे थे। अच्छी सैलरी पर भी कोई लड़की वाला छोटे से घर में बेटी को नहीं देना चाहता था और संजय जी अब इस घर पर नहीं रहना चाहता था। उसने
कर्जे पर एक बड़ा फ्लैट बुक करवा लिया। तो सबने सोचा कि अब सब मिलकर उस बड़े घर में रहेंगे। संजय की शादी हुई और वह अपनी पत्नी को लेकर अपने घर में चला गया। उसने किसी से कहा भी नहीं कि सब मेरे घर में रहने चलो। अपने दादाजी के निधन पर भी वह पूरी रात नहीं रुका। संजय और सीमा सुबह आते थे, रात को वापस अपने घर चले जाते थे। उसने घर खर्च देने पर भी हाथ खड़े कर दिए कि उसे फ्लैट की किस्त भी भरनी होती है और नई गृहस्थी में 100 खर्चे लगे ही रहते हैं। मंजिले बेटे ही अलग ही कहानी थी। वह कॉलेज में मोनिका से प्यार करता था और मोनिका अपने परिवार की इकलौती बेटी थी। उनके पिता की शर्त थी कि मेरी बेटी उसी से शादी करेगी जो मेरे घर पर घर जवाई बनकर रहेगा। तो अंजलि ने अपनी नौकरी छोड़ दी और मोनिका से शादी करके घर जमाई बन गया और अपने ससुर जी के साथ उनके बिजनेस में हाथ बटाने लगा। वह बिजनेस के सिलसिले में एक शहर से दूसरे शहर घूमने जाया करता था और अपनी पत्नी को भी ले जाया करता था। राम लखन जी की माँ भी अब बीमार रहने लगी थी। उन्होंने संजय और अंजलि से मदद करने को कहा पर दोनों ने हाथ खड़े कर दिए। कमला देवी ने अपने गहने बेचकर तब जाकर सास का इलाज कराया पर उन्हें बचाया ना जा सका। तीसरा बेटा सौरभ भी नौकरी के लिए कोशिश कर रहा था। उसकी भी नौकरी लग गई और बड़ी सी अच्छी कंपनी में लगी थी। अब राम लखन जी ने सोचा कि अब मेरे दिन फिर जाएंगे, पर वह भी अपनी भाइयों के ही नक्शे कदम पर चलने लगा। जब बड़े भाइयों को माँ बाबूजी की चिंता नहीं तो मैं क्या करूं? उसने कुछ महीने नौकरी की थी और वहीं ऑफिस में काम करने वाली लड़की वर्षा से उसने लव मैरिज कर ली। तीनों बेटे उन दोनों को अपने हाल पर घर छोड़ गए तो फिर कभी वहाँ पर आकर रहना भी पसंद नहीं करते थे। राम लखन जी रिटायर्ड हुए तो उन्हें जो पैसा मिला वह उन्हें अपना सारा अगला पिछला कर्जा जो लोगों से और बैंकों से बच्चों की पढ़ और करियर के लिए था वह सब चुका दिया। तीनों बेटों ने कहा कि अब हम दोनों तुम तीनों की जिम्मेदारी है। तुम अपने माँ बाबूजी का पूरी तरह से ख्याल रखना होगा। अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है। सारा पैसा गहने सब चले गए और यह मकान भी तुम लोगों को कर्ज चुकाने में बिक गया। तीनों बेटों और बहुओं ने मिलकर फैसला लिया कि माँ बाबूजी के दोनों साथ में हर बेटे के घर 4 महीने रह लेंगे और फिर 4 महीने के बाद दूसरा और तीसरा बेटे के घर पर रहेंगे। संजय के घर में रहते हुए उनको 4 महीने 4 दिन हो गए थे पर अंजलि ने नहीं बुलाया। इसी बात पर सीमा गुस्सा हो रही थी। खुद तो घूमने चले गए और मुसीबत हमारे यहाँ छोड़ गई। 4 दिन ऊपर हो गए हैं। अगर कल तक नहीं आएंगे तो मैं इन दोनों को खाना नहीं बनाऊंगी। बाहर से खाना मंगवा कर बिल अंजलि को भेज दूंगी। बहू की इतनी कड़ी बात सुनकर कमला जी की आंखों भर आई। माँ बाप बनकर हमने अपने तीनों बच्चों को कई सालों तक पाला संभाला, पढ़ाया लिखाया, लेकिन यह तीनों मिलकर भी हम दोनों को संभाल नहीं पा रहे हैं। हाँ कमला जी, हमारे पास पैसा नहीं है, इतना जो था इन तीनों पर खर्च कर दिया और यह तीनों अब हमें आंख दिखाने लगे और हमसे ऊंची आवाज़ पर बात करते हैं। 2 रोटियां क्या देते हैं, ताने देकर छीना छलनी कर देते हैं। 4 दिन ज़्यादा रह लो तो खर्चा गिनाने लग जाते हैं। भगवान ऐसे नालायक बच्चों को किसी को न दे। और राम लखन जी एक कदम से चुप हो गए। 4 दिन बाद अंजलि माँ बाबूजी को अपने घर ले गया। माँ बाबूजी अपने रहने की व्यवस्था में घर के पीछे एक कमरा है, वहाँ कर दी। आपको जो भी ज़रूरत हो बोल देना। इतना कहकर अंजलि वहाँ से चला गया। सुबह शाम नौकर चाय पानी और खाना रख जाता। कमला देवी तो यह सोचकर आई थी कि अंजलि के बच्चों को गोदी में खिलाएगी, पर उनके बच्चों को तो ये
आया संभालती हैं। उसके बाद और बहू मोनिका अंजलि के साथ ही बिजनेस करती हैं। दोनों को पीछे वाले कमरे से अंदर के आने की इजाज़त नहीं थी। अंजलि एक बार पीछे कमरे में छोड़कर क्या गया तो वह दोबारा आया ही नहीं, और मोनिका तो अभी एक बार भी उनसे मिलने या आशीर्वाद लेने नहीं आई। एक सुबह कमला जी पीछे टहल रही थी तो उन्हें अपने पोते की झलक दिखाई दी, तो वह अपनी ममता को रोक न पाई और अंदर चली गई और उसने खिलाने लगी। लेकिन बच्चा लगातार रोए जा रहा था। 9 महीनों का बच्चा बोल भी नहीं पा रहा था। उन्होंने उसे गोद में लिया और उसकी नाभि पर हींग का घोल लगा दिया, तो कुछ ही देर में वह चुप हो गया और हंसने लगा। तो वह उसे लाड दुलार करने लगी। थोड़ी देर बाद बेटे बहू आए और मोनिका ने जब बेटे को अपनी सास के हाथ में देखा तो गुस्से से चिल्लाते लगी, आपने मेरा बच्चा हाथ में क्यों लिया? क्या पता आपको हाथ साफ है या नहीं? अंजलि कुछ नहीं बोली। कमला देवी रोते हुए पीछे कमरे में आ गई। वह फूट फूट कर रोई। बड़ी मुश्किल से राम लखन जी ने अपनी पत्नी कमला देवी को संभाला। उन्हें पता था जब 2 बेटों के घर पर वह बोझ बन गए तो वहीं तीसरे बेटे के घर में भी वही दुर्गति होनी थी। सौरभ और वर्षा नौकरी करते थे। उनके घर खाना बनाने वाली आती थी। सुबह 6 बजे की बीमार और ऊपर से बीमार पड़ गए तो दुनिया भर का खर्चा हो जाएगा। बहू की ऐसी बात सुनकर कमला देवी की आंखों में आंसू आ गए। अपनी पत्नी की ऐसी हालत देखकर राम लखन जी ने अब बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने तीनों बेटों को बुलाकर अपना फैसला सुनाते हुए बोले, तुम लोग कान खोलकर सुन लो। तुम्हारे घर में रहने पर हम दोनों अपना और अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते। तुम तीनों ऐसा खाना देते हो जैसे कोई हम पर एहसान कर रहे हो। मैंने अपनी सारी ज़िंदगी भर की दौलत तुम लोगों को पढ़ाने लिखाने में लगा दी। क्या कहते थे तुम लोग कि माँ मम्मी आप लोग हमें पढ़ा लिखा कर आगे बढ़ा दीजिए और हम साथ में आपके अपने साथ शहर ले जाएंगे। और मैं भी तुम्हारी मम्मी की बातों में आ गया, लेकिन तीनों इतने एहसान फरामोश निकले कि 2 वक्त की रोटी को तरसा दिया। इसलिए मैंने फैसला कर लिया है कि तुम हमारे रहने की व्यवस्था करो। एक नया घर खरीद कर दो मुझे और तुम्हारी माँ को अपने घर में वह इज्जत रहने को लगे। कमला जी भी खुद को बिजी रहने के लिए घर पर रहने खाने की सामग्री बनाने लगी। धीरे धीरे उन्हें छोटे मोटे अचार पापड़ ऑर्डर मिलने लगे, जिसके कारण उनका खोया हुआ आत्मसम्मान फिर से लौट आया। और बेटे तो खर्चा पानी को बेच देते थे। उनकी मजबूरी थी बेचना, वरना ऐसे नालायक बेटे शायद ही किसी को 2 वक्त की रोटी दे। राम लखन बाबू के कांसने की आवाज़ से कमला जी ख्यालों से भर आई और उन्होंने अपने पति को खाना बनाकर दिया। जैसे भी इस उम्र में उनसे बनता था, कच्चा पका खाकर दोनों दंपति अपने पेट भर लेते थे और अपनी छोटी सी ज़िंदगी में दोनों खुश थे। लेकिन एक दिन राम लखन बाबू का हार्ट अटैक हो गया था और वह इस दुनिया को अलविदा कह गए। कमला जी तो इस दुख भरी दुनिया में बिल्कुल अकेली रह गई थी। बाप की मौत की खबर सुनकर तीनों बेटे आ गए और सारी औपचारिकताएं पूरी की। जब सारी क्रिया खत्म हो गई तो बेटों ने एक रात धोखे से सोते हुए माँ का अंगूठा मकान के पेपर पर लगवा लिया, क्योंकि उन्हें पता था कि माँ से अगर मांगेंगे तो वो इनकार कर देगी। सुबह जब कमला जी किचन की तरफ बढ़ी तो उनके कदम वहीं रुक गए। बड़ा बेटा बोला, हमने मकान के पेपर पर माँ के अंगूठा निशान तो लिया, लेकिन उस बुढ़िया का अब क्या करें? दूसरा बोला, अरे करना क्या है, वृद्धाश्रम या कहीं मंदिर छोड़ आते हैं, हमारी भी जान छूटेगी। इतना कहकर सारे बेशरम की तरफ खिलखिलाकर हंसने लगे। अपने बेटे की बात सुनकर
कमला जी कहने आ गई, बेटे इतना गिर जाएंगे उन्होंने कभी अपनी सपने में भी नहीं सोचा था। वह सोचने लगी, जिन बेटे को भरे ठंड में रजाई से बाहर तक नहीं निकलने देती थी, आज वही बेटे उसे इतनी कड़कड़ाती ही ठंड में घर से बाहर निकाल रहे हैं। सोचते सोचते उनके आंखों में आंसू आ गए, लेकिन कुछ ही पल में वह खुद को संभालते हुए उन्होंने एक कठोर फैसला लिया। उनकी नज़रों से बचकर सीधी पुलिस स्टेशन पहुंच गई, बेटों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने। कुछ ही देर में जब कमला जी पुलिस के साथ पहुंची तो बेटे बहू के होश उड़ गए, क्योंकि उस वक्त भी वो अपनी मां की अलमारी की तलाशी ले रहे थे, कहीं कोई गहने तो नहीं हैं। कमला जी जब पुलिस में साथ पहुंची तो बेटे के होश उड़ गए। बड़ा बेटा लड़खड़ाती हुआ बोला, माँ यह सब क्या है? तभी चटाक की आवाज़ से बड़े बेटे सिर में घूम गया। माँ जी यह क्या बदतमीजी है? हम तो आपको अपने साथ ले जाने के लिए आपके कपड़े रखने रहे थे। कमला जी बोली, अरे वाह बहू, अपने ससुर जी के जाते ही तुम्हें मेरी बड़ी फिक्र होने लगी। इतने में ही दूसरे थप्पड़ सीमा के गाल पर पड़ा। खबरदार अगर झूठ बोलने की कोशिश की तो। दूसरा बेटा बोला, पर माँ हुआ क्या है? आप ऐसी पुलिस के साथ यहाँ घर में क्यों आए हैं? मेरा मतलब अपने पुलिस को क्यों बुलाया है? अभी पता चल जाएगा। इतना भी क्या जल्दी है बेटा? इतना कहकर कमला जी अंदर कमरे में गई तो बहू बेटे डर के थरथरा कर कांपने लगे। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। शायद माँ को हमारी सच्चाई पता चल गई है। अंदर से कमला जी बड़े बेटों को बैग से घर के कागजात निकाल कर लाई। वह अपनी माँ को देखकर सारे बेटों को सांप सूंघ गया। देखिए इंस्पेक्टर साहब, यह मेरी नालायक औलाद जिसे धोखे से मेरा अंगूठा लगवा लिया है, ले जाइए इन्हें मेरी नज़रों के सामने से। इन लोगों की मैं शक्ल भी नहीं देखना चाहती। तीनों बेटे बहू डर के मारे गिड़गिड़ाते हुए कमला जी के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगे। माँ प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। अगर हम जेल चले गए तो आप पोते पोती का क्या होगा? उन पर तो तरस खाइए। आज के बाद हम ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे। पोते पोती के बारे में सोचकर कमला जी को उन बच्चों पर दया आ गई और उन्होंने सख्त लहजे में कहा, आइंदा से अगर ऐसी हरकत करने की कोशिश की तो मैं भूल जाऊंगी कि तुम्हारी माँ हूँ। कमला देवी के कहने पर पुलिस वालों ने उनके बेटे बहू को छोड़ दिया। तीनों बेटे बहुएं वहाँ से सर झुकाकर चले गए। कमला जी ने एक कमरा किराए पर दिया और जिसमें कोई भी बूढ़ी औरत रहती थी तो उन्हें अकेलापन महसूस नहीं होता था। उन दिनों के बाद से कमला जी ने अपने बेटे बहू की तरफ मुड़कर नहीं देखा। दोस्तों, कमला जी का फैसला सही था या गलत? अपनी राय कमेंट में बॉक्स में ज़रूर बताइए। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद। मिलता हूँ कल किसी और कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।